गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज़ राज आलमपुर। आप जानते हैं मैं रोहतक में एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर प्रैक्टिस करता हूं। आज हम एक और ज़रूरी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट शायद मंगल ग्रह से आए हैं, ये हमें नई एडवाइस दे देंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल देंगे, और ऐसी सलाह तो हमें घर में, परिवार में, दूसरे लोगों से मिलती ही रहती है। तो आखिरकार क्यों हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्यों हमें अप्रोच करना चाहिए, और आखिरकार ये साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कैसे करते हैं? बहुत ज़रूरी है इस विषय को समझना कि अपनी ज़िंदगी में जब हम किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करते हैं तो उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। उसका क्या तरीका है आपको डील करने का, कैसे आपकी बिलीफ सिस्टम को लेके, कैसे आपकी लाइफ को लेके, कैसे आपकी ज़िंदगी जीने के ढंग को लेके वो बढ़िया बनाते हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस विषय को मैं शुरू करूं इससे पहले मैं एक केस स्टडी आप सभी से डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे उसमें डिफरेंट अप्रोच काम करती हैं, और उन्हीं में से एक ज़रूरी अप्रोच हम आज उठा लेते हैं, ज़रूरी एक टेक्निक हम उठा लेते हैं, एक थेरेपी का स्टाइल हम उठा लेते हैं जिसे हम REBT बोलते हैं। जी हाँ, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये 1950 में अल्बर्ट एलिस ने शुरू की थी और इस पे काफ़ी काम हो रहा है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हमारे ज़िंदगी में हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे दूसरी चीज़ों पे काम करने में ये थेरेपी बड़ी मदद करती है। आइए एक केस स्टडी से हम REBT को भी समझें और साथ साथ ये भी समझें कि एक साइकोलॉजिस्ट का किस तरीके का इंटरवेंशन रहता है जब आप उससे बात करते हैं। बेसिक सी बात है, साइकोलॉजिस्ट की कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं जो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम और आगे बात करेंगे एक केस स्टडी और कैसे REBT उससे कनेक्ट है और कैसे वो इंसान अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन तरीके से जी पाता है। केस स्टडी ये है कि एक सुमन नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र 30 साल है। सुमन अपनी ज़िंदगी में जब शादी करती है तो उसका अपना जो हस्बैंड है उसके साथ उसका रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है। थोड़ा और डीप में बात करूं तो शादी में मुख्य रूप से फिजिकल, सोशल और इमोशनल इशू ही रहते हैं, और इसमें फिजिकल इशू को लेके यानी सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके थोड़ी सी वो प्रॉब्लमेटिक अपनी फीलिंग को जाहिर करती है। देखते ही देखते बहुत सारी चीज़ें एक सामान्य से परिवार में अलग अलग तरीके से डिस्कस की जाती हैं। उसका हस्बैंड थोड़ा सा अलग तरीके से उससे डील करता है और वो बोलता है कि इन सारी चीज़ों की दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी। ये कपल काउंसलिंग की इस वीडियो में हम और डीप में जब डिस्कशन करते हैं तो REBT में ABC मॉडल काफ़ी प्रचलित है। ABC बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे समझे तो A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग द इवेंट, यानी जब भी हम अपने ऐसे इरेशनल बिलीफ को लेके हम कोई भी काम करते हैं या वो जो जब ट्रिगर होता है, जो वो बातचीत दोबारा से हमारे सामने आती है तो हमें वही पुरानी चीज़ें फिर से सामने नज़र आ जाती हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लें तो जब हम इस केस के डिस्कस करें तो सुमन जब भी अपने हस्बैंड के पास जाती है और इंटीमेट या इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देती है तो उसे एकदम से वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें जो उसके इरेशनल थॉट हैं। तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज A के बाद B फॉर बिलीफ। किस प्रकार के बिलीफ हैं, किस प्रकार की इरेशनलिटी है। मैं बार बार इस इरेशनल वर्ड का बड़ा बार बार प्रयोग कर रहा हूं। इसका मतलब है कुछ ऐसे बिलीफ जो रीजंस, लॉजिक्स नहीं हैं, जो रियलिटी बेस पे नहीं बने हुए हैं, बल्कि किसी न किसी डिस्टॉर्टेड थॉट, किसी न किसी अजीबोगरीब ऐसी घटना के बाद उसने वो बिलीफ बना लिए हैं और उस एक घटना के बाद उसने वो सारा बिलीफ या फिर वो सारी बातचीत अपनी ज़िंदगी के अंदर कंप्लीटली उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई नौकरी के लिए जाते हैं और वो नौकरी में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कई बार दोबारा हम नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते और कुछ समय बीत जाता है और धीरे धीरे एक दो जगह और भी ट्राई करें तो फिर भी हमें यही रिजल्ट मिलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप एक बेसिक सा एक दो बार की घटना के बाद बिलीफ बना लेंगे, जनरलाइज कर देंगे कि मैं तो नौकरी लगने के लायक हूँ ही नहीं। तो ठीक ऐसा ही इस सुमन की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने बचपन को जब हम डिस्कस करते हैं इंटरवेंशन के दौरान तो बचपन में बताया कि वो किसी ऐसी घटना को वो जो दो लोग आपस में इंटीमेट हो रहे थे उनको देख लिया था, और उसके बाद उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब सी फील आई, एक अजीबोगरीब चीज़ उसने देखी और धीरे धीरे इस बिलीफ को लेके, इस बातचीत को लेके, इस घटना को लेके उसने उस चीज़ के ऊपर
कंप्लीटली वो चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में लागू कर दी और वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो गई कि इस प्रकार की चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए उसे एक परफेक्ट इंसान की ज़रूरत है। यदि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान से मिलती है तो शायद इसके ऊपर वो काम कर लेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, सुमन की जिस इंसान से शादी होती है उसका हस्बैंड थोड़ा सा अलग हिसाब से था, बल्कि हुआ कि वो अच्छा है इसकी बजाय ये हुआ कि वो उस बात को बार बार ट्रिगर कर रहा था। तो यहाँ पे इरेशनल थॉट को जब साइकोथेरेपी में हम डिस्कस करते हैं तो इसे रेशनल बिलीफ में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे डिस्कशन की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को आप पर्सनलाइज कर गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस चीज़ को परफेक्शनिस्ट स्टाइल में देख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस चीज़ को कैस्ट्रोफाइजिंग कर रहे हैं, कहीं मैग्नीफाइजिंग कर रहे हैं कि चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कहीं राई का पाड़ बना रहे हैं। इस प्रकार के कई सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो यहाँ पे सी यानी ए हमने बात कर ली एक्टिवेटिंग द इवेंट, जब भी वो घटना होती है। बी हमने बात कर ली उसके प्रति क्या इरेशनल थॉट है। और सी जो होता है वो हमारा कॉन्सिक्वेंसेज यानी उस बात का रिजल्ट हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे वो महिला इंटीमेट होने की कोशिश करे, उसका इरेशनल बिलीफ बार बार बीच में आए तो वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल बन जाता है। और ज़्यादा अपने हस्बैंड और अपने बीच में इमोशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, सेक्सुअल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज वो बार बार बढ़ते ही जा रहे हैं और उस बिलीफ को और ज़्यादा वो नेगेटिव लूप के अंदर वो चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे इंटरवेंशन के दौरान एक मुख्य रूप से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे काम करने के साथ साथ प्रेफरेंस और डिमांड पे काम करता है। ये काफ़ी अलग सी बात है कि प्रेफरेंस यानी आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ रखें, डिमांड रखें, लेकिन यदि वो पूरी ना हो तो भी हमें अपने थिंकिंग पैटर्न और बिहेवियर को उसी हिसाब से रखना है। दूसरी तरफ डिमांड की बात करें तो हम अपने जीवन में ऐसी बात कर ली कि ये चीज़ नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि हम यहीं पे एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार एक बच्चे से हम डिमांड कर देते हैं कि 80% नंबर आएंगे तो ही मैं आपको ये चीज़ दिलाऊंगा। तो हम जब वो नंबर नहीं आते तो एक अजीबोगरीब बिहेवियर उसके साथ करने लग जाते हैं। इसे डिमांड में बोलते हैं। प्रेफरेंस की बजाय कि नंबर के लिए उसने कोशिश की लेकिन नहीं आए तो भी हम उसके साथ एडजस्ट होने की शुरुआत करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने इसी केस के ऊपर। तो हम इंटरवेंशन के दौरान इरेशनल थॉट के ऊपर काम करते जाते हैं और देखते ही देखते वो थॉट रेशनल की तरफ बढ़ जाते हैं और उसकी थिंकिंग जो है वो लॉजिकली सोचने लग जाती है कि कोई भी इंसान ज़रूरी तो नहीं कि परफेक्ट हो, ज़रूरी तो नहीं कि जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ वैसी दुनिया हो। कई बार हम अपने आईने से चीज़ों को देखते हैं। मुझे कई बार काउंसलिंग के दरमियान कुछ लोग बोलते भी हैं कि सर आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो दुनिया देखी है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि दुनिया देखी है तो भाई 200 वीज़ा लग दिए क्या आपके, इतना आसान है? तो उसने कहा वीज़ा तो छोड़िए सर, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है। तो फिर मैं उसे समझाता हूँ कि जिसे आप दुनिया समझ रहे हैं वो आपकी गली है और वो दुनिया बहुत ही बड़ी है। अभी तो आपने देखा कुछ भी नहीं, लेकिन जब कुएं का मेंढक एक ही जगह उस चीज़ को देख लेता है तो उसे बिलीव बना लेता है। वो सोचता है भाई इससे आगे तो मेरे को सोचने का है ही नहीं। ऐसे ही हम कई बार पर्सनलाइज कर देते हैं चीज़ों को, ओवर जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। कई बार हम चीज़ को बढ़ा चढ़ा के देख लेते हैं, कई बार हम परफेक्ट इमेज बना लेते हैं, कई बार हम आइडियलिस्टिक सोचते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि मैं कोट पेन पहन के आप सभी के सामने बोलता हूँ, लेकिन किसी दिन मैं नॉर्मल टी शर्ट में आपके सामने आ गया तो आप थोड़ा महसूस करेंगे कि यार थोड़ा अलग है। तो ऐसा ही होता है जब हम काउंसलिंग के दौरान इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और फिर इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। करीब 7 से 10 दिन का समय हम देते हैं घर के लिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देते हैं। काउंसलिंग के दौरान हम कुछ रिलैक्सेशन सेशन पे काम करते हैं, हम माइंडफुलनेस पे काम करते हैं और हम जैसे JPMR है, मसल रिलैक्सेशन है या दूसरी भी कई ऐसी टेक्निक है जिससे एंग्जाइटी रिड्यूस होती है और वो सेम चीज़ उसको सोचने के बाद इंसान को वो रेशनैलिटी की तरफ बढ़ाया जाता है। देखा जाए तो हमें कोई भी पुरानी ट्रॉमेटिक जो घटना होती है, पास्ट बिलीफ जो होते हैं, उनके ऊपर दोबारा से रेशनल तरीके से सोचा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांट दिया था और इस चीज़ को लेके मैं मम्मी पापा के बारे में बिलीफ बना लूँ और फिर हम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेशनैलिटी दिखाई जाती है कि देखो आपको डांटने के कारण आप डिसिप्लिन बने और डिसिप्लिन बनने के बाद आपने ज़िंदगी में खूब पढ़ाई की और उसके बाद खूब तरक्की की। तो इस एटीट्यूड की तरफ, जो एटीट्यूडनल बैरियर होते हैं दो लोगों के बीच, उनके ऊपर भी धीरे धीरे काम किया जाता है और उस चीज़ की
थिंकिंग को रेशनली सोचा जाता है, रेशनली सामने रखा जाता है और बहुत सारे ऑप्शन साइकोलॉजिस्ट आपके सामने रखता है कि क्या आप ये भी कर सकते थे, क्या आप ऐसा भी सोच सकते थे, क्या आप ऐसा भी कर सकते थे। साइकोलॉजिस्ट कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। ये बात मैं बहुत तसल्ली से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें अपने बिलीफ के ऊपर बहुत भरोसा होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बढ़िया जी रहा हूँ और साइकोलॉजिस्ट जाते ही ज्ञान बांट देगा। लिटरली ऐसा नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट आपको सॉल्यूशन को ढूंढने में हेल्प करते हैं, बजाय इसके कि वो बना बनाया सॉल्यूशन देते हैं। मैं हर एक वीडियो में कई जगह मैं ये बात सेमिनार में भी बोलता हूँ, गॉड हैज नॉट क्रिएट एनी जेरॉक्स कॉपी ऑफ एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एवरी पर्सनैलिटी इज वेरी यूनिक। सबके लिए कोई घोल नहीं बना है, सबके लिए कोई तरीका नहीं बना है, सबकी ज़िंदगी जीने का ढंग बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हर एक आदमी के लिए आप एडवाइस कर ही नहीं सकते और ना हमारे पास इस तरीके की कोई एक्सपीरियंस है कि ये वाली चीज़ सबके लिए कामयाब हो जाती है। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं कि जब आप किसी भी समस्या को जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आपका साइकोलॉजिस्ट आपके ऊपर जब थेरेपी इंटरवेंशन के दरमियान लगाता है तो उसका ये काम है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इरेशनल हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे बिलीफ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। 7 से 10 दिन का समय हम लोग एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में रखते हैं और जितनी भी अप्रोच होती हैं वो सारी साइंटिफिक होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी की सारी बातचीत बिल्कुल प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रहती है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं। और मेंटल हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। WHO तो यहाँ तक बोलता है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल है। जैसे हम किसी भी घुटने में हमारा दर्द हो जाए तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं विदाउट एनी टैबू, विदाउट एनी स्टिग्मा। ठीक ऐसे ही मेंटल हेल्थ में भी मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं है, बल्कि आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं, सोचने के ढंग को बढ़िया कर सकते हैं, ज़िंदगी में और तरक्की हासिल करिए। आइए किसी दिन थेरेपी सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।